सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर के फिजिक्स का जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और ये आरंभ हम लोग करने वाले हैं फर्मेट्स प्रिंसिपल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। फर्मेट्स प्रिंसिपल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो चलिए करते हैं आरंभ, करते हैं आगाज जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। और यह है लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फर्मेट्स प्रिंसिपल को। इससे पहले कि हम लोग फर्मेट्स प्रिंसिपल को डिस्कस करें, इससे पहले कि हम लोग फर्मेट्स प्रिंसिपल को जानें, फर्मेट्स प्रिंसिपल को समझें, हमें पहले समझ लेना होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियोमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। हमको पहले यह समझना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ में क्या अंतर है। ज्योमेट्रिकल पाथ, जिसको आप हिंदी में ज्यामितीय पथ कह सकते हैं, और ऑप्टिकल पाथ को आप प्रकाशिकीय पथ कहेंगे। तो क्या है ज्योमेट्रिकल पाथ, देख लीजिए। द ज्योमेट्रिकल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट बिटवीन टू पॉइंट्स। चलो समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी, और लाइट जो है यूं कुछ ट्रेवल कर रही है ए से बी। तो किसी भी मीडियम में, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो अल्कोहल हो, किसी भी मीडियम में दो पॉइंट के बीच लाइट जो है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए लाइट जितना पाथ ट्रेवल करता है, लाइट जो है जितना सफर करता है, जितनी दूरी तय करता है, उसे हम कहते हैं जियोमेट्रिकल पाथ। याद रखिए, ये दोनों पॉइंट एक मीडियम में भी हो सकते हैं, अलग अलग मीडियम में भी हो सकते हैं। हो सकता है एक हवा में रहा हो, एक पानी में रहा हो सकता है ग्लास में रहा हो और एक ग्लिसरीन में रहा हो। तो द जियोमेट्रिकल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए लाइट ने टोटल कितना पाथ, कितना सफर, कितनी दूरी तय की है, उसे हम कहते हैं जियोमेट्रिकल पाथ। क्या है अब ये ऑप्टिकल पाथ? ऑप्टिकल पाथ इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, यानी कि गुणनफल भाई, प्रोडक्ट ऑफ जियोमेट्रिकल पाथ एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। समझिए, चलो मान लेता हूं कि मेरे पास ये एक मीडियम है, और ये मीडियम, चलिए मान लेते हैं कि यार दिस इज पानी। ये पानी है, और पानी, रे बबली पानी, ए बी, ये है ए से बी। ओके, पूरा सेम कंडीशन लिया है मैंने। ये भी मान लो ए बी जो पानी में ही था, ए से बी। तो जितना डिस्टेंस कवर किया है ए से बी तक पहुंचने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे जियोमेट्रिकल पाथ। चलो हमने जियोमेट्रिकल पाथ को एल से दिखा दिया। मान लेते हैं कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो अगर हम लोग ऑप्टिकल पार्ट के डेफिनेशन से जाएं तो क्या हो जाएगा? अगर हम लोग ऑप्टिकल पार्ट को डेल्टा से दिखाते हैं, ऑप्टिकल पार्ट को अगर हम लोग डेल्टा से शो करते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ एल, यानी कि ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इनटू जियोमेट्रिकल पाथ। जियोमेट्रिकल पाथ ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलेगी। ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ जियोमेट्रिकल पाथ। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, एल इज द जियोमेट्रिकल लेंथ। तो ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा? म्यू इंटू जियोमेट्रिकल पाथ हो जाएगा। लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका भौतिक अर्थ क्या है बच्चा? तो भौतिक अर्थ कुछ ऐसा है, ऑप्टिकल पाथ is the distance which light would have traveled in air during the same time. फिर से I am going to repeat this definition again. Optical path is the distance which light would have been or would have traveled in air during the same time. जरा समझिए, अब समझाते हैं हम आपको। ये मान लो पानी है, एंड वी नो दैट अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। तो चलो सपोज कि इस मीडियम में उसकी स्पीड v है, तो ए से बी तक जाने के लिए लाइट को कितना टाइम लगा होगा?
ए से बी तक पहुंचने के लिए इस मीडियम में, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में लाइट को ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा दोस्त? तो टाइम इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टी इज इक्वल टू एल बाई वी। ओके, अब ये मान लीजिए कि इतने ही समय में लाइट अगर एयर और वैक्यूम में ट्रेवल कर रही होती तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? इतने ही टाइम में, सेम टाइम में अगर लाइट उस मीडियम में ना होके, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में ना होके, अगर एयर और वैक्यूम में होता है, तब लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया होता? उसको ही हम लोग ऑप्टिकल पार्ट कहेंगे। देखिए अभी बताते हैं आपको। टाइम है, अगर मीडियम क्या रहा हो, अगर मीडियम रहा हो एयर और वैक्यूम, तो एयर और वैक्यूम में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? c हो जाएगी। और हमने बोला टाइम मस्ट बी सेम, टाइम उतना ही रहेगा, तो यहां से t की वैल्यू हो जाएगा, t की वैल्यू देखी था आप लोग, डेल्टा इज इक्वल टू c इंटू टी। ओके, सो t इज इक्वल टू आप क्या रख सकते हैं? t इज इक्वल टू रख सकते हैं l बाई वी, और l बाई वी, तो यहां से मैं बहुत नीचे जा रहा हूं क्या, चलो आगे बोलता हूं इसी को मैं, तो c इंटू एल बाई वी, c इंटू एल बाई वी। लेकिन ये तो नहीं मिला सर, जो मिलना चाहिए वो तो नहीं मिला, मिल जाएगा। वी नो दैट व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू c अपॉन v होता है ना। अब यहां से आप v की वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या रखेंगे v की वैल्यू? v की वैल्यू रख देंगे आप c अपॉन म्यू। यहां से v इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन म्यू, तो देखो c इंटू एल डिवाइडेड बाई v की वैल्यू रखेंगे c बाई म्यू, c ऊपर आ जाएगा म्यू, तो यहां से c और c कैंसल हो गया, तो डेल्टा क्या मिला? डेल्टा यहां लिख देता हूं मैं, डेल्टा इज इक्वल टू मिल गया आपको l टाइम्स म्यू या म्यू टाइम्स l। तो अब समझे बच्चा कि जो बोल रहे हैं ना डेल्टा इज इक्वल टू म्यू l, जो ऑप्टिकल पार्ट है, म्यू टाइम्स है ज्योमेट्रिकल पार्ट के, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मीनिंग है? फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर किसी भी मीडियम में, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में, टी टाइम में लाइट ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो तो ज्योमेट्रिकल पाथ है, लेकिन उतने ही टाइम में अगर लाइट को बोला जाए भाई तुम एयर और वैक्यूम में ट्रेवल करो, तो एयर और वैक्यूम में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ। यानी कि लाइट उस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में ट्रेवल ना करता, एयर और वैक्यूम में ट्रेवल करता, तो उसी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होता। यानी कि ये जो उस मीडियम का जो लेंथ है उस एयर और वैक्यूम के लेंथ का के साइमल्टेनियस, मतलब उसके एनालॉगस है। यानी कि ये कहां से आ गया, इसकी जरूरत नहीं थी, सॉरी रुकिए जरा, इसको मिटाना है मेरे को। आंखें बड़ी बड़ी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, ए बी। ओके, तो अगर लाइट उस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको आप एल बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलेंगे। उतने ही टाइम में लाइट जो एयर और वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता उसे आप बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ। ओके, चलिए, तो अब आप समझ गए हैं कि ज्योमेट्रिकल पाथ क्या है और ऑप्टिकल पाथ क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू इनटू एल। और अब बात करते हैं फॉर्मेट्स प्रिंसिपल की। तो देखिए जनाब, फॉर्मेट जो है उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया था 1658 में, पियरे डी फॉर्मेट उनका नाम था। तो अभी हम जाएंगे वहां पर, लेकिन फॉर्मेट के पहले बात करते हैं। फॉर्मेट के पहले भी तो वक्त था ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि फॉर्मेट जी आए तो ही फॉर्मेट प्रिंसिपल दिया तो ही वहां से समय स्टार्ट हुआ है। फॉर्मेट के पहले भी चीजें थी, नेचर में जो चीजें थी वो थी, जो चीजें हो रही थी, जो फिनोमिनन्स हो रहे थे, जो घटनाएं हो रहे थे वो हो ही रही थी। तो इसके पहले हम ये मान रहे थे, हमने ये ऑब्जर्व किया था, बिफोर फॉर्मेट लॉ इट इज एज्यूम दैट लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। इसके पहले हमने ये ऑब्जर्व किया था, जो भी दुनिया के लोग रहे होंगे 1658 के पहले लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था कि लाइट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए क्या करती है, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करती है, और अच्छा भी है, बहुत सही है। इसे हम लोग रिफ्लेक्शन के थ्रू देख भी सकते हैं। चलिए समझाते हैं आपको। चलो मैं यहां पे ले लेता हूं एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मैं ले लिया एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो भी नाम हो XY दे दीजिए,
और अब मैं कंसिडर करता हूं ये एक इंसिडेंट रे, ये लाइट रे कुछ यूं आई है, ओके ठीक है, और मैं नॉर्मल अगर ड्रॉ करना चाहूं तो मैं कर भी सकता हूं, ठीक है, उल्टा, अरे नॉर्मल को नॉर्मल परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं मैं यूं कुछ, ये ड्रॉ कर लिया, और मान लो ये ए से फिर यहां पे पहुंचती है और इधर से फिर इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ओके, तो ए से बी आती है और बी से फिर सी के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ओके। जो पहले हमने ऑब्जर्व किया था उसको हम लोग यहां पे देख रहे हैं। पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया है, फर्मेट प्रिंसिपल या फर्मेट लॉ के पहले हमने ये ऑब्जर्व किया है कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ए से सी की हम लोग बात करेंगे, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, ओके ओके। तो अब मैं क्या करता हूं, जितने डिस्टेंस पे सी है ना उतने डिस्टेंस पे मैं एक सी डैश भी ले रहा हूं, उतने डिस्टेंस पे मैं सी डैश भी ले रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज सी डैश, जरा ध्यान दीजिएगा, समझा रहे हैं आपको, बड़ी बारीकियों से समझना पड़ता है चीजों को, फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, भौतिकी पढ़ रहे हो, और रट्टा मार के तो जा नहीं सकते, समझना है आपको। देखो ए से बी और बी से सी, लाइट जो है ए से सी तक जाने के लिए टोटल कितना पार्ट ट्रेवल करती है भाई, ए से सी जाने के लिए उसने ट्रेवल किया है ए बी प्लस बी सी, और क्योंकि नो बी सी इज इक्वल टू बी सी डैश, तो ये किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी डैश के इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन सरफेस। अब मान लो कि लाइट उस पार से ना जाके बोलता है, लाइट बोलता है या किरण प्रकाश बोलता है या किरण बोलती मैं वहां से नहीं जाऊंगी, मैं ना इधर से ना मैं यहां से इधर को चली जाऊंगी, इस वाले पॉइंट पे इसको मैं चलो ई ले लेता हूं और उसके बाद मैं वहां जाऊंगी। देखो जाना उसको सी है, हम लोग एक से दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, पहले हमने ए बी से सी ले गए उस किरण को, किरण पहले बात मानती थी तो ए से बी गई बी से सी गई, अब वो थोड़ी बड़ी हो गई, बात नहीं मानती है, तो अब बोला उसने कि अब मैं क्या करूंगी, ए से ई जाऊंगी और ई से सी जाऊंगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगेन आपको क्या करना है, उतने ही डिस्टेंस पे, डिस्टेंस तो सेम ही है, तो अब अगर आप उतने डिस्टेंस पे पॉइंट लेते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ना, या ध्यान दीजिएगा, ध्यान, ऑब्जर्वेशन इज द की मेरे भाई, ऑब्जर्वेशन इज द की, ओके। अगेन अगर अब इस वाले केस में लाइट जो है ए से ई और ई से अगर सी जाती, किरण जो है ए से ई और ई से सी, लाइट रे अगर ए से ई और ई से सी जाती तो क्या दिक्कत थी, दिक्कत ये कि ए से ई प्लस ई से सी उसको जाना पड़ता, ए से ई और ई से सी जाना पड़ता, और ए सी किसके इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू ए सी डैश, यानी कि ए ई प्लस ए सी डैश, जो कि ग्रेटर देन है, जो कि पहले वाले से बड़ा है, देख लीजिए आप देख ही रहे ना, ये जो स्ट्रेट लाइन होगा ए सी डैश, दिस इज इक्वल टू ए सी डैश, दिस इज ग्रेटर देन ए सी डैश। ये जो सेकंड वाला पार्ट, अगर लाइट बोलता, अगर किरण बोलती, अगर लाइट रे इस डायरेक्शन से जाता, ए टू ई और ई टू सी जाता, तो इन दिस केस, इन दिस कंडीशन, इस हालात में क्या होता कि ए ई सी डैश, दैट इज ए ई सी डैश किससे बड़ा है, ए सी से बड़ा है ना दोस्त, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, ठीक है। पहले हमने ये ऑब्जर्व किया था कि ए ई सी डैश ये संभव नहीं है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लाइट जो है ए से बी जाएगा और बी से सी जाएगा, यानी कि पहले का जो ऑब्जर्वेशन है क्या कहता है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, लाइट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ, कम से कम दूरी का चुनाव करता है, ये पहले की ऑब्जर्वेशन है, ओके। बिफोर फर्मेट लॉ इट इज एज्यूम्ड दैट द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, बट ये हमने देखा रिफ्रैक्शन के केस में, हम देख भी रहे हैं, रिफ्रैक्शन के केस में हम देख भी रहे हैं कि लाइट जो है एक से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कम से कम दूरी वाला रास्ता चुनती है, उसका जो चुनाव है वो कम से कम दूरी वाला है, लेकिन बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट डज नॉट फॉलो द शॉर्टेस्ट पाथ। रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के केस में, अपवर्तन के हालात में लाइट जो है कम से कम दूरी का चुनाव नहीं करती, समझाते हैं अभी आपको। चलो मान लेते हैं कि ये रहा सेपरेशन बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया,
और लाइट जो है कुछ यूं ट्रेवल करती हुई यहां पहुंच जाती है। ओके, मैं यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, ये हो गया नॉर्मल। और मान लो कि ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो लाइट तो कुछ यूं बेंड हो जाएगी। अब मान लो लाइट जो ए से बी और बी से सी, लाइट ने क्या चुनाव किया है कि भाई ये एक्चुअल जो आपको दिख रहा है ए से बी से सी। ओके, क्या हुआ, लाइट ए से बी गया है प्लस बी से सी गया है। तो क्या ये सॉर्टेड पाथ है? ना 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 मुन्ना ना, ये सॉर्टेड पाथ नहीं है। शॉर्टेस्ट पाथ तो कुछ ये होगा। क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए? क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए? किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? कुछ यूं होना चाहिए, यानी लाइट को कुछ यूं जाना चाहिए ए से सी। अभी लाइट जो है ए से बी जाती है, बी से सी जाती है, ए बी प्लस बी सी। अच्छा, ये हो सकता है इतना डिस्टेंस उसने एयर में ट्रेवल किया है, इतना डिस्टेंस उसने किसी और भी मीडियम में कवर किया है। ओके, ठीक है ना। तो लाइट जो है, अगर हम लोग बोलते हैं कि लाइट जो है शॉर्टेस्ट पाथ पे ही चलती है, लाइट जो है, प्रकाश जो है कम से कम दूरी वाले रास्ते पे ही चलती है, तो लाइट को यूं को सीधा निकल जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो यहां पे आ गई है क्या, एक असंगति, जिसको हम कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंसी। इनकॉन्सिस्टेंसी देखो क्या है। अभी आप देख पा रहे हो कि रिफ्लेक्शन के केस में, वो भी रिफ्लेक्शन कब, जब रिफ्लेक्शन किसी प्लेन सरफेस से हो रहा है, तो लाइट बिल्कुल बिल्कुल कौन से रास्ते से जाती है, कौन से पाथ को चुनती है? शॉर्टेस्ट पाथ को। कौन से पाथ को? शॉर्टेस्ट पाथ को। लेकिन जब प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो लाइट जो है ना, वो शॉर्टेस्ट पाथ का चुनाव नहीं करती। लाइट जो कम से कम दूरी वाले रास्ते पे नहीं गई है, तो बोले यहां पे एक इनकॉन्सिस्टेंसी आ गई है। ओके, तो फर्मेट ने बोला अरे यार यहां तो दिक्कत है, अपन क्या कर सकते हैं, जो पहले की हमारी अवधारणा है, पहले से जो हमारे एजम्पशंस हैं, उसको हमको चेंज कर देना चाहिए। चलिए चेंज करते हैं। फर्मेट सजेस्टेड दैट प्रिंसिपल ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ can be replaced by principle of shortest time और least time। फर्मेट ने ये कहा कि आप पहले जो तुम्हारा ये जो तुम मान के चल रहे हो ना कि लाइट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ का चुनाव करती है, ऐसा नहीं है। मुझे ये लगता है कि लाइट, फर्मेट ने ऐसा बोला ना, मुझे ये लगता है कि लाइट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए ऐसे पार्ट का चुनाव करती है, ऐसे पार्ट को चूज करती है जहां उसको क्या लगता है, शॉर्टेस्ट टाइम लगता है, कम से कम समय लगता है, लीस्ट टाइम लगता है, लीस्ट टाइम लगता है। समझाते हैं चलिए आपको। तो पहले आप ये प्रिंसिपल को पढ़ लो। अ रे ऑफ लाइट, ये है फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। अभी जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये क्या है, फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। A ray of light in passing from one point to another by any number of reflections or refractions chooses a path along which time taken is the least or minimum। Fermat's principle of least time, वो ये कहता है, इसका स्टेटमेंट ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए चाहे कितने भी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हो, चाहे कितने भी नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए लाइट जो है ऐसे पथ का चुनाव करती है, ऐसे रास्ते को चुनती है जहां उसको कम से कम समय लगता है। चलो मैं लेट मी क्लियर दिस, चलो मैं इसको क्लियर करता हूं। जैसे कि मान लो ये रहा एक स्विमिंग पूल या एक नदी नाला तालाब, जो भी लेना ले सकते हो, एक तालाब हो गया ये, और ये मैं यहां पर आराम फरमा रहा हूं यहां पर किनारे पर, और ये मेरा दोस्त जिसको तैरना नहीं आता, समझ लो कि वो अचानक से चला गया गहराई पे, वो डूब रहा है, वो डूब रहा है। अब यहां पे वो बंदा डूब रहा है, दोस्त आपको बचाना है, मतलब मुझे बचाना है, मेरा दोस्त डूब रहा है। वैसे तो उसको डूबने देना चाहिए, निपट जाए तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन इंसानियत कहती है कि चलो बचा लेना चाहिए। तो अगर मैं यूं कुछ जाऊंगा तो ये तो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, यही तो शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर मैं यहां से यहां जंप करके तैरते हुए यहां चला जाऊं तो कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करके मैं उसके तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन क्या ये कम से कम डिस्टेंस, कम से कम टाइम वाला पाथ है?
नामुमकिन ना, क्योंकि जितना तेज मैं जमीन पे चल सकता हूं या दौड़ सकता हूं, क्या उतना तेज मैं यहां पे स्विम कर पाऊंगा? नहीं। तो ये जो लिफ्ट पाथ है, जो कम से कम दूरी वाला रास्ता है, वो कम से कम समय वाला रास्ता नहीं है। समझदारी क्या कहती है कि मैं दौड़ते हुए कुछ यहां निकल जाऊं इधर, और फिर यहां से दौड़ते हुए यहां, फिर यहां स्विम करके फटाक से पहुंच जाऊं। फिर उस केस में मेरे को कम से कम इतना ही स्विम करना पड़ेगा, बस मुझे इतना ही स्विम करना पड़ेगा, और जब इतना ही स्विम करना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से पहुंच जाऊंगा। दौड़ना आसान है एज कंपेयर टू तैरना, यानी कि इस एयर में, बाहर एयर ही है, इस मीडियम में मैं भाग सकता हूं ज्यादा जल्दी से, इस यानी जब मैं यहां से यहां और यहां से यहां पहुंचूंगा तो मुझे कम से कम समय लगेगा। लाइट भी ऐसी ही समझदारी करती है, लाइट भी ऐसी ही समझदारी करती है बच्चा। देखो ये एयर है, हमने बोला ये एयर है, ये समझ लो पानी है। आपको पता है कि एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, पानी में कम हो जाएगी। तो अगर लाइट कुछ यूं जाता है, मान लो पुराने वाले रास्ते से जाता है, जिसको हम बोल रहे हैं कि नहीं गया है, लाइट अगर कुछ स्प्रिंग वाले रास्ते से जाता, लाइट अगर स्प्रिंग वाले रास्ते से जाता तो क्या होता, उसको इस वाटर में ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता, और ज्यादा डिस्टेंस अगर वाटर में कवर करना पड़ता, उसकी स्पीड कम हो जाती तो उसको ज्यादा समय लगता। दूरी तो कम से कम है, ए से डायरेक्ट अगर यूं पिंक वाले लाइन को फॉलो हुए करते जाएगा लाइट, तो दूरी तो कम है, डिस्टेंस तो सबसे कम है, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसलिए लाइट बोलता है कि मैं ना ज्यादा से ज्यादा एयर में ट्रेवल कर लेता हूं, ज्यादा से ज्यादा एयर में ट्रेवल करूंगा, क्योंकि लाइट को ज्यादा फास्टर रहेगा उस एयर में, तो यहां से यहां तक जल्दी पहुंच जाएगा। फिर कम से कम उसको किस में ट्रेवल करना पड़ेगा, उस वाटर में, इस मीडियम में कम से कम ट्रेवल करना पड़ेगा जहां पर उसकी स्पीड कम है। तो ये क्लियर है कि लाइट अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम from one point to another point, any number of reflections or refractions, chooses a path along which the time taken is the least or minimum, कम से कम समय लगने वाले पथ का चुनाव करता है कौन? लाइट यानी कि प्रकाश, यानी कि किरण। लेकिन यहां भी दिक्कत निकला दोस्त। बट देखो जैसे जैसे साइंस, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता है, जैसे जैसे और समझदारी वाले लोग आते हैं, जैसे जैसे नई जनरेशन आती है, नए नए ऑब्जर्वेशन आते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट नहीं ऑब्जर्व किया अभी, देखिए फॉर्मेट ने पहले बोला लिफ्ट टाइम और मिनिमम टाइम, बट इट इज फाउंड दैट देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच द रियल पाथ ऑफ द लाइट इज द वन फॉर विच द टाइम टेकन इज नॉट मिनिमम बट मैक्सिमम। ऐसे केसेस भी हैं जहां पे लाइट को मिनिमम टाइम नहीं लगता बल्कि मैक्सिमम टाइम लगता है, यानी कि किरण जो है वो कम से कम समय को चूज नहीं करती, कम से कम समय वाले पार्ट को सेलेक्ट नहीं करती। किरण की बात कर रहा हूं मैं, किरण की बात कर रहा हूं। तो किरण जो है कम से कम वाले को नहीं, ज्यादा से ज्यादा पार्ट वाले, ज्यादा से ज्यादा टाइम लेने वाले पार्ट का चुनाव करती है। वो देखो ऐसा होता है, इसलिए है, हो सकता है वो जब उसको प्रकाश से मिलने जाना हो तो कम से कम समय पहुंचना चाहती है जब किरण को कम से कम समय में पहुंचना है, प्रकाश से मिलने जाना है ना, तो कम से कम समय में पहुंचना है, तो कम से कम समय वाले पार्ट का चुनाव। और जब कोई हमसफर साथ हो, जब वो प्रकाश के साथ वापस आ रही होगी घर को, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करना है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वाले पार्ट का चुनाव करती है किरण। तो ऐसा भी देखा गया है, पॉसिबल है। आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो, आप अकेले जाओगे तो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहोगे, और किसी के साथ आओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहोगे। प्रैक्टिकल है ना। तो ऐसा किरण के साथ भी है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हमने देखे जहां पे लाइट जो है, प्रकाश जो है कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम वाले पार्ट का चुनाव भी करती है। और ऐसे एग्जाम्पल देख लीजिए। इन केस ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टर्स लाइट प्रिफर्स मैक्सिमम टाइम्स। स्फेरिकल रिफ्लेक्टर से जब रिफ्लेक्शन होता है ना, तो लाइट वहां पे मैक्सिमम पार्ट को चूज करती है। और यहां पे कुछ ऐसे भी ऑब्जर्वेशन हैं जैसे कि इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर्स में लाइट जो है ना वो सेम टाइम, यानी कि देखो इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर कुछ ऐसा होगा, एकदम इलिप्स तो मैं अब बना सकता हूं मैं इलिप्स, क्योंकि मेरे पास है साधन। चलो मैं इलिप्स बना देता हूं। ये इलिप्टिकल हो गया,
आप खिसक जाओ तो ऊपर, ये हो गया इलिप्टिकल। तो समझ लो ये इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर है। कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बच्चा, कलर मैं कर लेता हूँ, चलो ये। और इसके दो फोकस होंगे, दो फोकाई, एक इधर पे और एक इधर पे। दिस इज F1, दिस इज F2। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन है, लाइट यहाँ से यूं जाके यूं जाए, या लाइट यूं जाके यूं जाए, या लाइट यूं जाके यूं जाए। सभी पार्ट में लाइट जो है सेम टाइम जो है लेती है प्रकाश। इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्टर्स जब ऐसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है ना, तो लाइट जो है सभी पार्ट पे सेम टाइम में लेती है। तो क्या क्या चीजें देखने को मिली, कहीं कहीं पे वो मिनिमम टाइम को अगर करती है, मिनिमम समय चाहिए, कहीं कहीं पे उसको मैक्सिमम चाहिए, और कहीं कहीं पे सेम भी है। फिर परमिट नहीं बोला यार, मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा प्रिंसिपल को, अपने ही प्रिंसिपल को, अपने सिद्धांत को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और ये है जनरल परमिट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। कोई भी चीज अचानक से एकदम उन्नत नहीं होती। जैसे कि अभी आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हो ना, तो इसका जो जनरेशन है वो नोकिया से निकल के आया है, जो 33 तक आता था, ठीक है। तो कोई भी लॉ एकदम से उत्तम नहीं होता है, डेवलप होता है। साइंस का दूसरा नाम ही है विकास, डायनामिक है। देखो साइंस इज एवर डायनामिक थिंग, ये नोट कर लो आप, साइंस इज एवर डायनामिक थिंग। आज जो टेक्नोलॉजी है आने वाले कल में किसी बड़ी टेक्नोलॉजी हो जाएगी। आज जो लॉस है हो सकता है आने वाले टाइम में, आज जो हम लोग थ्योरीज लेके चल रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में उसका वजूद ही खत्म हो जाए। तो अ रे ऑफ लाइट, अब देखो यहां पर समझिए, अ रे ऑफ लाइट इन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर through any number of reflections or refractions follows a path for which the time taken is either minimum, कम से कम, either maximum, ज्यादा से ज्यादा, और stationary, it means extremum। तो लाइट जो है ऐसे पाथ पे चलती है जहां पे उसको टाइम कम से कम लगे, या ज्यादा से ज्यादा लगे, मैक्सिमम लगे, या टाइम सेम लगे। कम से कम कब लगेगा, जब प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। ज्यादा से ज्यादा कब लगेगा, जब स्फेरिकल जो सरफेसेस हैं वहां से रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा। स्टेशनरी कब होगा, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्टर्स की बात करेंगे। तो ये है फर्मेस प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। ओके, लाइट जो है मिनिमम, मैक्सिमम और स्टेशनरी टाइम वाले पाथ पे प्रोपोगेट या ट्रेवल या संचयित होती है, या उसका चुनाव करती है। चलिए इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करते हैं जो आपको एग्जाम में करके आने हैं। ओके, चलो मैं कंसीडर करता हूं एक मीडियम, ये रहा एक मीडियम, ये रहा एक मीडियम, और इस मीडियम में मैं मानता हूं कि लाइट जो है ए से बी तक जाती है बाय कवरिंग द डिस्टेंस x, और s ले लो, टोटल डिस्टेंस s कवर करके a से b तक जाती है लाइट जो है। और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू है, यहां पर उसकी स्पीड v है। तो पहली बात तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू हो जाता है c अपॉन v, म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum divided by speed of light in that medium will be the refractive index of that medium. So mu is equal to c upon v हो जाएगा। अब देखिए जरा, मान लो कि लाइट जो है a से b तक जाने के लिए t टाइम लेता है, तो what will be time? Time is equal to, what will be time? Time is equal to, देखो हम पूरे टाइम को कैलकुलेट करना है हमको, तो हम पहले क्या कर लें, स्मॉल टाइम निकाल लें, पहले स्मॉल टाइम निकाल लें। यानी कि पहले हम ये ले लेते हैं कि लाइट को मान लो कि छोटा सा डिस्टेंस ds ट्रेवल करने में अगर dt टाइम लगा है, यानी यहां से यहां तक जाने के लिए बहुत अल्प समय लगा है, बहुत ही कम टाइम लगा है, सो dt इक्वल टू हो जाएगा ds अपॉन v, dt इक्वल टू ds अपॉन v, और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी c अपॉन म्यू। तो यहां से dt इक्वल टू हो जाएगा, म्यू ऊपर चला गया तो ds अपॉन c हो जाएगा। ओके, नॉट द टोटल टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक पहुंचने के लिए कुल कितना समय लगेगा। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो t विल बी कितना,
टी विल बी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी म्यू डी एस अपॉन सी, ए टू बी म्यू डी एस अपॉन सी। एंड नो अब हम लोग इसको जरा डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी म्यू ऑफ डी एस डिवाइडेड बाई, देखो हमने डिफरेंशिएट बस इसको किया है, ये तो कांस्टेंट ही है तो नीचे आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किया है भाई, तो डी टी इज इक्वल टू ए टू बी म्यू डी एस डिवाइडेड बाई सी। अब समझो, अब हम लोग कंडीशन लगाते हैं, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है मैक्सिमा और मिनिमा का। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि dt मिनिमम है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि dt मैक्सिमम ही है, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। कोई भी फंक्शन अगर मैक्सिमा है या मिनिमा है, कोई भी फंक्शन अगर मैक्सिमम है मिनिमम है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए मित्रों, डेरिवेटिव शुड बी जीरो बाय मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा के कंडीशन से, मैक्सिमा एंड मिनिमा के कंडीशन से अगर कोई भी फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, जीरो होता है। तो अगर dt जीरो है, क्योंकि हम बोल रहे हैं dt या तो मैक्सिमम, टाइम जो या तो मैक्सिमम होगा, टाइम या तो मिनिमम होगा, या तो स्टेशनरी होगा, स्टेशनरी भी होगा तो भी उसका डिफरेंशिएशन क्या है, टाइम सेम है तो भी उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, टाइम अगर कांस्टेंट है तो अब यहां से आपको क्या मिलेगा, ये भी जीरो मिलना चाहिए मित्रों। तो डी ए टू बी म्यू डी एस डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू जीरो, सी जाके जीरो हो गया, यानी डी शुड बी ए टू बी म्यू डी एस इज इक्वल टू जीरो। ओके, म्यू इज कांस्टेंट ना, डी ए टू बी म्यू डी एस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इसको भी जीरो होना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा। ओके, अब देखते हैं ये है क्या, ये है क्या, ए टू बी म्यू डी एस है क्या, देखो भाई क्या है, म्यू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी एस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, म्यू एस मिलेगा। और ये म्यू एस क्या है, व्हाट इज म्यू एस, वी नो दैट म्यू इनटू एस दिस इज डेल्टा, यही तो है कि ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू इंटू जियोमेट्रिकल पाथ, जियोमेट्रिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू इंटू जियोमेट्रिकल पाथ, म्यू इंटू जियोमेट्रिकल पाथ। तो अब देखिए मैं ये रिलेशन डिराइव नहीं कर रहा हूं, मुझे ये बताना था कि दिस फंक्शन शुड बी, देखो दिस, इसका भी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर dt जीरो है, dt को मैक्सिमम और मिनिमम होना है तो dt को जीरो होना है, इसका भी तो डेरिवेटिव जीरो आ गया है, इस वाले फंक्शन का भी तो डेरिवेटिव क्या मिल गया आपको, जीरो मिल गया है। और ये एक्चुअली फंक्शन है क्या, ये फंक्शन है ऑप्टिकल पाथ, यानी कि डेल्टा टाइम्स डी एस शुड बी जीरो, यानी कि लाइट जो है, देखो ऑप्टिकल पाथ ही है ये, जिसको डेरिवेटिव को मैं जीरो कर रहा हूं वो क्या है, ऑप्टिकल पाथ ही है, यानी कि लाइट जो है ऐसे पथ पे जाएगी जहां पे ऑप्टिकल पाथ मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा या स्टेशनरी होगा। यानी जो लॉ आपने टाइम के फॉर्म में लिखा है उसी लॉ को आप ऑप्टिकल पाथ के फॉर्म में भी लिख सकते हो। रे ऑफ लाइट इन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर थ्रू एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फॉलो अ पाथ फॉर विच द के बाद आप चेंज कर सकते हैं, द ऑप्टिकल पार्ट इज इधर मिनिमम और मैक्सिमम, द ऑप्टिकल पार्ट इज इधर मिनिमम और मैक्सिमम और स्टेशनरी। तो लाइट जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए ऐसे रास्ते का चुनाव करती है जहां पर उसका जो प्रकाशिकीय पथ है या तो अधिकतम होगा या तो न्यूनतम होगा या तो नियत रहेगा। तो ये था फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।